नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, महेश वर्णवाल की जियोग्राफी की बुक की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हम कर रहे थे और उस क्रम में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ द अर्थ। हम अपनी अर्थ के ओरिजिन को जानने का प्रयास कर रहे थे और अलग अलग थ्योरीज और अलग अलग हाइपोथेसिस को हमने देखा था, जो कि एक के बाद एक फेल हो गई थी। उसके बाद हमने बिग बैंग की थ्योरी और इन्फ्लेशन थ्योरी को देखा, जो कि कुछ हद तक ऑथेंटिक थी और उसी पर हम भरोसा करते हैं। उसके आधार पर हमें यह पता लगा कि एक बड़ा सा धमाका हुआ था और उस धमाके से बहुत सारा जो मटेरियल है, चाहे वो डार्क मैटर हो या नॉर्मल मैटर हो, वो बाहर आया था। उसी से सारी सेलेस्टियल बॉडीज जनरेट हुई हैं, उनका फॉर्मेशन हुआ है। उसमें से हमारी अर्थ भी एक है। तो हमारी अर्थ का जो डेवलपमेंट है वो वहीं से हुआ है, ये तो हमने जान लिया। ये अभी एक संभावना है, मतलब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा, क्योंकि जब नए रिसर्च सामने आएंगे तो बिग बैंग की थ्योरी भी टिक पाएगी। इस पर मतलब विचार करना थोड़ा कठिन है। फिलहाल अभी तक जब तक कोई नया रिसर्च या कोई नया नतीजा हमारे सामने नहीं आता तो हम बिग बैंग की थ्योरी को ही ऑथेंटिक मानते हैं और हमने इसे प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूव भी किया है। तो उसके आधार पर हमने अर्थ का ओरिजिन कुछ हद तक पता लगा लिया था। इसके बाद चैप्टर 2 में हम अपनी अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो कब से विकसित होना शुरू हुआ और जितने भी बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं अर्थ पर या अर्थ के सरफेस पर, वह कैसे डेवलप हुए हैं। एक झटके में तो आ नहीं गए। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर पहले से ही सब कुछ मौजूद था या एकाएक आ गया है। इनका एक के बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो उस डेवलपमेंट को हम यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे, एक सिस्टम से देखेंगे, और वो जो तरीका है वो अलग अलग पीरियड्स, अलग अलग इराज और अलग अलग इपोचेस में बटा हुआ है। मतलब अलग अलग हिस्सों में, सेगमेंट्स में बांटकर हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। तो इसी पर आधारित है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जो कि है चैप्टर 2। और उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी अर्थ की एज कितनी है। सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि अर्थ की एज कितनी है। किसी भी चीज़ की जब उम्र आपको मालूम होगी तभी तो आप उसके पीछे की हिस्ट्री पता लगा पाएंगे। तो इसलिए अर्थ की एज को जानने का प्रयास अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किया। उसमें सबसे पहले जो प्रयास किया गया वो मायने इसलिए नहीं रखता क्योंकि वह धार्मिक आधार बनाकर किया गया था। मतलब धर्म को आधार बनाकर, धर्म ग्रंथों को यहाँ पर संदर्भ के तौर पर लेकर, रेफरेंस लेकर अर्थ की एज को कैलकुलेट करने की कोशिश की गई थी, जो कि काल्पनिक थी। मतलब उसमें ज़्यादातर बातें जो थी वो सिर्फ सुनी सुनाई थी, हवाई कल्पना थी, उसका कोई बेस नहीं था। जो ऑथेंटिक यहाँ पर रिसर्च हुई है उसमें पहली तो ये है कि यहाँ पर सैंपल लिया गया। सैंपल किस चीज़ का? मेट्रॉयड बॉडीज़ का और इसके अलावा मून रॉक्स का। जो मेट्रॉयड्स होते हैं वह, और इसके अलावा जो मून से हमें सैंपल प्राप्त होता है, मतलब सॉयल का सैंपल हो या रॉक्स का सैंपल हो, उससे हमें जब उसकी स्टडी की गई तो ये मालूम हुआ कि हमारी अर्थ करीब 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसकी जो टोटल एज है वो कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स है। इतनी पुरानी हमारी अर्थ है। ये हमें पता लगता है मेट्रॉयड्स के नमूनों से और इसके अलावा जो मून रॉक्स हैं उनसे। मेट्रॉयड्स क्या होते हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक तो मेटॉर होते हैं, दूसरे मेट्रॉयड्स होते हैं। तो इन्हें हम हिंदी में उल्का पिंड और उल्काश्म कहते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं या जो उल्काश्म होते हैं, ये दोनों ही सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। मतलब मेटॉर्स भी और मेट्रॉयड्स भी, ये दोनों ही सेलेस्टियल पार्ट्स होते हैं और ये ऐसे ही स्पेस में घूम रहे होते हैं, मतलब फैले होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये घूमते टहलते अर्थ की ग्रेविटी के संपर्क में आ जाते हैं। अर्थ की ग्रेविटी इनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है और जब अर्थ अपनी ओर इन्हें खींचने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मेट्रॉयड या मेटोर्स हैं, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये छोटे आकार के होते हैं, इनके अंदर मास कम होता है और अर्थ के अंदर मास ज़्यादा है। तो जिसके अंदर मास ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी और ज़्यादा ग्रेविटी वाली चीज़ कम ग्रेविटी वाली चीज़ को अपनी ओर खींच लेगी। ठीक वही चीज़ यहाँ भी होती है, अर्थ इन्हें अपनी ओर खींचने लगती है, इन पर ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करती है। जब ये अर्थ की ओर खींचे चले आते हैं, मतलब अर्थ की ग्रेविटी में फंसकर जब ये अर्थ की ओर आने लगते हैं तो इनकी रफ्तार बढ़ जाती है। जैसे जैसे ये अर्थ के सरफेस के पास आते जाते हैं इनकी गति बहुत तेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ ही यहाँ पर सोर्स है ग्रेविटी का। अर्थ के अंदर ही ग्रेविटेशनल फोर्स है और जब आप फोर्स वाले सोर्स के करीब आएंगे, मतलब ऐसा सोर्स जिसके अंदर से ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हो रहा है, आप उसके करीब आएंगे तो उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इफेक्ट क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जाती है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो घटता जाता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंक्रीज करता जाता है। ये बात आप न्यूटन का जो फार्मूला है उससे भी देख सकते हैं। F = G m1 m2 / r²।
ये जो पूरा फार्मूला है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने की सुविधा दी गई है। यहाँ पर m1 और m2 क्या है? m1 और m2 ये दोनों अलग अलग दो सेलेस्टियल बॉडीज या दो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मास है। मतलब एक जो वस्तु है उसका मास m1 है और दूसरी जो वस्तु है उसका मास m2 है। और r क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस है। मान लीजिए ये अर्थ है और ये मेटॉर्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर r है। और इसमें से m1 जो है वो अर्थ का मास है, यानी मास ऑफ अर्थ है, और इसके अलावा m2 जो है वो इस पार्टिकल का मास है जो कि इसकी ओर खींच रहा है। अब दोनों के बीच में अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ये g क्या है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है तो इसको हम लोग रखेंगे, और इसके अलावा m1 m2 का मान रखेंगे और बटे r स्क्वायर, तो r की वैल्यू रख देंगे। लेकिन यहाँ पर साफ बात ये है कि कौन सा बढ़ेगा और कौन सा घटेगा उसको हम इस फार्मूले से समझ सकते हैं। तो यहाँ आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं g m1 m2 अपान r स्क्वायर ऐसे है। यहाँ पर आप g को हटा दीजिए और जब हम कांस्टेंट को हटा देते हैं, कांस्टेंट को रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ जो इक्वल का साइन है ये किस में बदल जाएगा? ये प्रोपोर्शनल में बदल जाएगा। कैसे? तो ये अब ऐसा हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं यफ और m1 m2 में सीधा सीधा संबंध है, लेकिन यफ और r स्क्वायर में कैसा संबंध है? ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो इस प्रकार का जब रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो ऐसे में जो मतलब किसी एक चीज़ में अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है, तो दूसरी वाली चीज़ अपने आप कम हो जाएगी। इसको हम ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। f इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और f प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r स्क्वायर। इस तरीके के दो पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया। बाद में एक में ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे और इसमें प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, तो यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो हाजिर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर यफ इंक्रीज करेगा तो m1 और m2 दोनों में वृद्धि होगी, या ऐसे कह लीजिए कि m1 और m2 की वैल्यू अगर बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है, तो यफ का मान अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर डिस्टेंस बीच की बढ़ती है तो यफ में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल रिलेशन है, और रेसिप्रोकल रिलेशन में कोई एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप कम हो जाएगी। तो ये वाला जो मान है ये कम होगा, तो इसका मतलब क्या है? f की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो मेट्राइड्स हैं उनमें r का मान जब कम होता है तो f की वैल्यू यहाँ भी इंक्रीज कर जाती है, और वही हम यहाँ देख रहे हैं। तो जब f इंक्रीज करेगा, f इंक्रीज करने का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स में वृद्धि होगी, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी है वो बहुत तेजी से इन मेट्रॉइड्स पर काम करने लगेगी, मतलब मेटोर्स पे काम करेगी। बाद में मेट्रॉइड्स बनेंगे या मेटोर बनेंगे, ये अलग बात है। तो जब ये खींचने लगेगा, मतलब जब ग्रेविटी बढ़ेगी, ग्रेविटी का असर बढ़ेगा, तो ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज इसके करीब आ रही थी तेज गति से, उनको और रफ्तार में ये खींचना शुरू कर देगा, मतलब असर बढ़ जाएगा, तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। यह जो बाहर से आने वाली सेलेस्टियल बॉडीज हैं यह बहुत तेज गति से अर्थ की ओर आने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि ये अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर करती है। हम जानते हैं कि हमारी अर्थ के चारों ओर एक गैसियस एटमॉस्फेयर है, मतलब गैसेस हैं, उनसे बना हुआ एटमॉस्फेयर है। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं और काफ़ी ये सघन भी है, इसमें जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब इसके अंदर ये बॉडी एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर के साथ इसका फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। मतलब ये अर्थ है और इसके चारों ओर ऐसे एटमॉस्फेयर है, इसमें जब ये जो मेट्रॉइड्स हैं ये एंटर करते हैं तो इनका इस वायुमंडल के साथ, इस एटमॉस्फेयर के साथ घर्षण होता है, और एटमॉस्फेयर के साथ जब फ्रिक्शन होता है तो इस वजह से इनमें आग लग जाती है, ये जलने लगते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं, और कुछ जो है वो रास्ते में ही जलकर राख हो जाते हैं, और कुछ जो है वो सही सलामत अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं। अब सही सलामत तो नहीं पहुंचते, उसमें भी क्या होता है, उनके ऊपर की लेयर जल गई रहती है, तो जो हवा में राख हो गए उनका हमें यहाँ कोई काम नहीं है। ऐसे जो पिंड हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाए, तो उन पर हम स्टडी कैसे करेंगे। जो अर्थ के सरफेस तक पहुंच गए किसी भी रूप में, जली भुनी अवस्था में ही सही पहुंच गए, उसकी हम स्टडी करते हैं। और वो कैसे होते हैं, उनकी बाहरी लेयर पूरी तरह जल गई होती है। किसी भी चीज़ को जब आप जलाते हैं तो सबसे पहले बाहरी हिस्सा जलता है, उसके बाद तब अंदर वाला मटेरियल जलता है। जैसे इंसान ही जलता है, आग दुर्घटनावश लग गई और आग के संपर्क में कोई मनुष्य आ गया तो पहले बाहर की त्वचा जलेगी, पूरी चमड़ी जलकर खत्म हो जाएगी, उसके बाद तब अंदर की जो वसा है, वसा की परत है या मांसपेशियां हैं वो सब जलेंगी, फिर धीरे धीरे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो पकड़ेंगे। तो यहाँ पर जो ऊपरी लेयर है वो जलती है पहले, और ऊपरी लेयर जब जल जाती है तो अंदर वाला जो मटेरियल है वो बाहर दिखाई पड़ने लगता है, उसके ऊपर का जो कवर है वो बाहर हो जाता है, खत्म हो जाता है।
इस प्रकार से हमें इनके अंदर की संरचना को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। और अंदर की संरचना अगर हम इन सेलेस्टियल बॉडीज़ की समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनिवर्स का ही एक हिस्सा अर्थ भी है। तो इस वजह से हमें अपनी अर्थ को जानने में इससे काफ़ी सहायता मिलती है। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अर्थ पर आने वाले जो ये मेटेरॉइड्स थे इनको इकट्ठा किया और इनके सैंपल की स्टडी की, और इससे इन्हें पता लगा कि हमारी अर्थ करीब 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ये पता लगा। और इसके अलावा मून के ऊपर से जो सॉयल का सैंपल और रॉक का सैंपल इकट्ठा किया गया उसको भी इकट्ठा करके उस पर भी स्टडी की गई, तो उससे भी हमें यही मालूम हुआ कि ये करीब 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, उनके ऊपर भी स्टडी की गई, और उस स्टडी के बेसिस पर पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड, ये दो लोग हैं, एक तो पियरे क्यूरी हैं और दूसरे रदरफोर्ड हैं, दोनों लोग रेडियो एक्टिविटी के मास्टर हैं। पियरे क्यूरी का संबंध मैडम क्यूरी से है, उनके खानदान से ये है, और रदरफोर्ड को आप जानते ही हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका नाम किसने नहीं सुना है। तो ये दोनों लोग आते हैं और इन दोनों लोगों ने रेडियो एक्टिव मटेरियल पर काफ़ी गहरी खोज पड़ताल की, रिसर्च की, और इससे इन्हें पता लगा कि हमारी अर्थ जो है वो करीब 2 to 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी अर्थ की जो एज है वो आज से लगभग 2 से 3 बिलियन साल पुरानी है। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों के बीच में अंतर है। जो मून का सैंपल और इसके अलावा मेटेरॉइड्स का जो सैंपल था, टुकड़ा था, उससे हमें पता लगा 4.6 बिलियन ईयर, और यहाँ पर मालूम होता है 2 to 3 बिलियन ईयर्स। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस प्रकार के डिफरेंस हमें क्यों दिखाई देते हैं? इसलिए क्योंकि सोर्सेस अलग अलग हैं। यहाँ पर जो पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड है उन्होंने जो सोर्सेस यूज़ किए वो असल में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स थे, और यहाँ पर जो रॉक वाला सैंपल यूज़ किया गया है वो अलग ही है। तो दोनों से अलग अलग हमें रिजल्टेंट प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ है, फ्रेंच साइंटिस्ट कास्ते द बफन, ये फ्रेंच वैज्ञानिक है, इनका नाम है कास्ते द बफन। ये डे शब्द जब लग जाता है तो ये फ्रेंच नाम को दिखाता है, दर्शाता है। ये कास्ते द बफन जो थे ये फ्रेंच थे, और इन्होंने पहली बार अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझाने का या एक तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। इनकी कोशिश थी कि ये अर्थ के बीते हुए समय में कैसे क्रमिक जीवन का विकास हुआ है इसको समझा पाएं, और इसीलिए इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। ये सबसे पहली कोशिश थी। आगे देखिए, इन द प्रेजेंट डे द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सर्वल इयॉन्स। जो अर्थ की हिस्ट्री है उसको अलग अलग इयॉन्स में बांटकर हम देखते हैं, और इयॉन्स में बांटना ही पर्याप्त नहीं है, ये सफिशियंट नहीं है, तो इन्हें हम इराज में बांट देते हैं। जो इयॉन्स हैं वो अलग अलग इराज में बढ़ जाते हैं, और यही जो इराज है, मतलब यही जो इरा है, इन्हें जब हम पार्ट करते हैं, मतलब इनका जब डिवीज़न करते हैं तो इससे बनते हैं पीरियड्स। तो आपने देखा पहले इयॉन, इयॉन से इरा, और इरा से पीरियड, पीरियड से भी अब छोटे छोटे हिस्से होंगे, तो वो जो छोटे वाले पार्ट हैं उनको हम कहते हैं इपोचेस। तो इतने टुकड़ों में बांटकर हम अपनी अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखने वाले हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ये काफ़ी पुरानी है, चाहे वो 2 से 3 बिलियन साल पुरानी हो या 4.6 बिलियन साल पुरानी हो, मतलब 4.6 वाली एज इसकी हो, चाहे कितना भी इसमें से हो, दोनों में से कोई भी सत्य हो, एक ही सत्य होगा, दोनों तो होगा नहीं, लेकिन जो भी सत्य हो ये पुरानी तो बहुत ज़्यादा है, और इतनी पुरानी चीज़ को अगर हमें ठीक से समझना है तो इसके कई सेगमेंट्स बांटने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री काफ़ी लंबी होने वाली है। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखने के क्रम में अलग अलग हम पहले इयॉन्स बनाते हैं। इयॉन्स का जब हम सेपरेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं, तो इससे इराज बनती हैं, और इराज को जब हम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इससे बनते हैं पीरियड, और पीरियड्स का जब सब डिवीज़न होता है तो इससे बनते हैं इपोचेस। अब नीचे जो आप हेडिंग देख रहे हैं इसमें की फैक्टर्स या की फैक्ट्स दर्शाए गए हैं, और उनका संबंध है अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री से। मतलब अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देखने वाले। तथ्य क्या हो सकते हैं? वही डिवीज़न, यहाँ पर अलग अलग जो इसका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको हम एक के बाद एक देखेंगे। और सबसे पहले आपके सामने है इरा, और ये इरा कैसी है? ये प्री पैलेजोइक इरा है। सबसे पहले हम प्री पैलेजोइक इरा को ही देखने वाले हैं। और प्री पैलेजोइक इरा के भी 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पर 2 हिस्से हैं, एक तो आर्कियन है और दूसरा प्री कैम्ब्रियन है। और ये दोनों कैसे हैं? ये पीरियड्स हैं। इरा में जब हम पार्ट्स डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनता है? पीरियड्स बनते हैं। तो प्री पैलेजोइक इरा में 2 हिस्से हो गए, एक आर्कियन हो गया और दूसरा प्री कैम्ब्रियन हो गया। सबसे पहले आइए देखते हैं आर्कियन को। तो आर्कियन पीरियड में जो फॉसिल्स थे वो रॉक्स में एकदम नहीं पाए गए, ये सबसे खास बात है। देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ फॉसिल्स इन द रॉक इन दिस पीरियड, माफ कीजिएगा, ऑफ दिस पीरियड। मतलब इस पीरियड की जितनी भी चट्टानें थीं उसमें फॉसिल्स का पूरी तरह से लैक था, अभाव था। ऐसा क्यों?
तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय जितनी भी रॉक्स पाई गई हैं, मतलब इस समय जितनी भी रॉक्स का डेवलपमेंट हुआ है वो सभी इग्नियस हैं, और इग्नियस रॉक्स में लेयर्स नहीं पाई जाती, और जब किसी चीज़ में लेयर नहीं होगी तो उसके बीच में कुछ भी सैंडविच नहीं किया जा सकता। तो फॉसिल्स बनेंगे ही कहाँ से? फॉसिल्स वही चीज़ें बनती हैं जो कि दो परतों के बीच में, दो लेयर्स के बीच में दब जाती हैं, और समय के साथ साथ उनका या तो रूप बदल जाता है या उसी में वो सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से हमें जो फॉसिल्स हैं वो प्राप्त होते हैं, और फॉसिल्स काफ़ी मददगार होते हैं किसी भी पुरानी चीज़ को समझने के लिए, उसे बेहतर तरीके से जान पाने के लिए ये काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या थी? आर्कियन वाले पीरियड में फॉसिल्स पाए ही नहीं गए, और इसके पीछे जिम्मेदार थी ये रॉक्स जो कि ग्रेनाइट और नीस से बनी हुई थी। इन रॉक्स का फॉर्मेशन ग्रेनाइट और नीस से हुआ था, और दोनों ही क्या है? इग्नियस रॉक्स हैं। और इसी वजह से, चूंकि इसमें फॉसिल्स नहीं पाए गए, इस वजह से इस इरा को एजोइक इरा कहा जाता है। मतलब यह जो इरा है यह एजोइक इरा है। दीज रॉक्स आर डोमिनेटेड बाई ग्रेनाइट एंड नीस। यहाँ पर नीस की जो स्पेलिंग है उसमें जी लिखा हुआ है, तो जी से ये स्टार्ट जरूर होती है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम एन से करते हैं, यानी नीस पढ़ते हैं। फिलहाल ये दोनों मिलते हैं। अब इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, यानी फॉसिल्स नहीं पाए जाते। तब क्या मिलेगा? तो यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं, और मिनरल्स में बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड है, इसके अलावा आयरन है, मतलब बेशकीमती जो धातुएं हैं वो यहाँ से निकलती हैं। ये बड़ी बात है। इनमें लेयर्स तो नहीं होती, लेकिन मिनरल्स पाए जाते हैं। ये इग्नियस रॉक्स की खासियत है। इसके अतिरिक्त कैनेडियन और फेनोस्कैंडियन जो शील्ड्स हैं वो बनती हैं इसी समय में। अगर हम जमीनी जो परिवर्तन है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कैनेडियन और फेनोस्कैंडियन जो शील्ड्स हैं उनका निर्माण इसी समय में होता है, यानी इसी पीरियड में होता है, जिसे कि हम कह रहे हैं आर्कियन पीरियड। और हम देख रहे हैं प्री पैलेजोइक इरा को। प्री पैलेजोइक इरा में सबसे पहला पीरियड यही है, आर्कियन पीरियड। इसमें हमने कुछ चीज़ों को देखा। सबसे पहली बात तो ये कि जो रॉक्स हैं उनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते, और फॉसिल्स नहीं पाए जाते तो इस वजह से इस समय का कोई बढ़िया एविडेंस हमें नहीं मिलता है। हाँ, एक बात यह है कि इग्नियस रॉक्स जो ग्रेनाइट और नीस वाली है इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मेटल कुछ बेशकीमती हैं, जैसे गोल्ड हो गया। गोल्ड के अलावा आयरन भी पाया जाता है। इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। और फेनोस्कैंडियन और जो कैनेडियन शील्ड्स हैं उनका निर्माण इसी पीरियड में होता है। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड को। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में क्या होता है? तो इस समय जो स्पाइनलेस ऑर्गेनिज्म है वो इमर्ज होते हैं, मतलब वो आ जाते हैं, उनका अस्तित्व सामने आता है। ये कैसे हैं? इनके अंदर स्पाइन नहीं पाई जाती थी, ये स्पाइनलेस हैं। इस प्रकार के जीवों का डेवलपमेंट होता है। इन दिस पीरियड द इनवर्टिब्रेट्स विथ सॉफ्ट स्किन। यहाँ एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, देखिए। इन दिस पीरियड यानी इस पीरियड में द वर्टिब्रेट्स, माफ कीजिएगा, द इनवर्टिब्रेट्स विथ सॉफ्ट स्किन वर फाउंड मेनली इन द वार्म सीज। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वार्म सीज में पाए जाते हैं, जहाँ पर समुद्री जल अपेक्षाकृत गर्म था वहाँ पर इनका उद्भव होता है, ये उत्पन्न होते हैं। और इनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है, ये सॉफ्ट स्किन वाले होते हैं। ठंडे प्रदेशों में जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म कड़ी चमड़ी वाले होते हैं, उनकी स्किन जो है वो काफ़ी कड़ी होती है। लेकिन जो गर्म एरिया में पाए जाने वाले जीव हैं उनकी स्किन यहाँ अपेक्षाकृत मुलायम होती है। तो यही वजह है कि ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट थी, और इनका उद्भव हुआ प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। इसे हमने देखा। इसके अतिरिक्त जो समुद्र था, जो सी था, उसमें कुछ वर्टिब्रेट्स भी पाए गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो स्पाइनलेस जीव थे या इनवर्टिब्रेट्स थे वही पाए गए। यहाँ पर जो वर्टिब्रेटा परिवार वाले लोग हैं उनकी भी प्राप्ति होती है। यह भी पाए गए, लेकिन इनकी मात्रा कम थी। और इसके साथ साथ एक खास बात यह कही गई है कि जो लैंड एरिया था वो अभी भी लाइफलेस था। लैंड एरिया पर अभी भी जीवन नहीं पाया गया। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? ये पानी के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति, जीवन का जो विकास है वो जल के अंदर हुआ है, वाटर के अंदर हुआ है, उसके बाद तब सरफेस पर हुआ है। ये यहाँ खास बात है। और यही वजह है कि यहाँ हम प्री कैम्ब्रियन वाले पीरियड में देख पा रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स या जो भी जीव बन रहे हैं वो सब पहले जल के अंदर बन रहे हैं। अभी स्थलखंड जो है वो जीव विहीन है, लाइफलेस है। और इन द प्री कैम्ब्रियन पीरियड इन इंडिया, अब भारत के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो अरावली और धारवाड़ क्रम की रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उनका फॉर्मेशन इसी समय में होता है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ही होता है। ये बड़ी बात है। अरावली और धारवाड़ वाली जो चट्टाने हैं वो किस समय बनती हैं? ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ही बनती हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं पैलेजोइक इरा को, जो कि अगला पार्ट है। इससे पहले हमने जो इससे पहले वाली इरा है यानी प्री पैलेजोइक, उसको देखा था। पैलेजोइक से पहले वाली प्री पैलेजोइक, उसमें तो दो पार्ट्स थे।
दो पार्ट्स कौन कौन से थे, एक तो आर्कियन था, दूसरा प्री कैम्ब्रियन था। अब इसके बाद जब हम पैलेजोइक को देखेंगे तो इसमें कई पार्ट्स हैं, कई सब डिविजन्स हैं, और इसको हम लोग प्राइमरी इरा भी कहते हैं। यह जो पैलेजोइक इरा है इसको हम लोग प्राइमरी इरा के नाम से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आपने देखा। अब सब डिविजन्स कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। तो सब डिविजन्स में पहला है कैम्ब्रियन, ये पहला पीरियड है। जितने भी सब डिवीजन है वो किस रूप में है, पीरियड्स के रूप में है। तो पहला कैम्ब्रियन है, इसके बाद आर्डोविसियन है, आर्डोविसियन के बाद सिल्यूरियन है, सिल्यूरियन के बाद डेवोनियन है, डेवोनियन के बाद आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें क्रम रुकता नहीं है। अगला है कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस के बारे में आपने पीछे भी सुना है। इस समय बड़े बड़े पेड़ जो है वो पृथ्वी पर उगने लगे थे, काफ़ी लंबे लंबे थे, और जब यह गिरते हैं और सड़ते हैं और कई परतों के अंदर दब जाते हैं, मतलब एक मिट्टी की परत के ऊपर जब दूसरी सॉयल की लेयर चढ़ जाती है तो बीच में ये सैंडविच हो जाते हैं और इससे बनता है कोयला। और इसी वजह से इस पीरियड को, इस समय को कार्बोनिफेरस कहा जाता है। कार्बन इस समय बनता है, ये हमने देखा। और इसके अलावा जो पीरियड है उसमें पर्मियन है। पर्मियन के बाद तब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मेसोजोइक इरा आती है। यानी अभी तक हम लोग यहाँ तक पर्मियन पीरियड तक जो पैलेजोइक इरा है उसको देख रहे थे। पैलेजोइक इरा में हमने इतना कुछ देखा है और अभी ठीक से नहीं देखा है। ये जितना भी हम देख रहे हैं ये पैलेजोइक इरा का हिस्सा है। इसमें हमने अलग अलग जो सब डिविजन्स हैं उन पर एक नज़र डाली है। अब इन्हें विस्तार से देखने का समय आ गया है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले देखते हैं कैम्ब्रियन पीरियड को। यह जो कैम्ब्रियन पीरियड है यह कहाँ से शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत कब से हुई है, यह जानना आवश्यक है। तो पहले इसका समय जान लीजिए। देखिए, कैम्ब्रियन पीरियड या कैम्ब्रियन युग कह सकते हैं आप, ये आज से 60 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। इसका जो आरंभ है यानी फॉर्मेशन का जो शुरुआत है वो आज से 60 करोड़ साल पहले का है। 60 करोड़ साल पहले, ये बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। और यह 50 करोड़ साल पहले ख़त्म हो गया। मतलब 60 करोड़ साल पहले ये शुरू हुआ था और 50 करोड़ साल पहले इसका समापन हो गया। तो ये कितने समय तक रहा, 60 में से 50 माइनस कर लीजिए, यानी इसका जो टोटल टाइम पीरियड है या टाइम इंटरवल है वो 10 करोड़ साल का है। 10 करोड़ साल तक ये लगातार रहा। कौन सी चीज़, कैम्ब्रियन पीरियड, ये हमें यहाँ पता लगता है। और इसमें होता क्या है, तो जो लैंड एरिया है उस पर समुद्र अपनी गतिविधियाँ शुरू कर देता है। मतलब जो समुद्री पानी है वो स्थल भाग पर चढ़ने लगता है और इस प्रकार से कुछ छिछले समुद्रों का निर्माण होता है। हालांकि जो समुद्र थे वो आपस में पहले काफ़ी हद तक मिले हुए थे, ऐसे अलग अलग जो वर्तमान में हमें दिखते हैं ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ जो छिछले उथले सागर हैं उनका निर्माण होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो समुद्री जल है वो स्थल खंड पर आकर ओवरलैप करने लगता है और ये बार बार चढ़ता है और उतरता है। तो इस प्रकार से कीचड़ और जो तटवर्ती बालू होती है उसका जमाव होता है। बालू कैसे बनता है, चट्टानों के साथ पानी की रगड़ होती है और चट्टानों के ही छोटे छोटे जो पाउडर जैसे पार्टिकल हैं वो बालू बन जाते हैं, रेत बन जाते हैं। तो जो सैंड वाला पार्ट है वो बनता है और इसके अलावा कीचड़ बनती है, ये सब कुछ बनता है। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन का जो वेल्स वाला एरिया है और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट स्कॉटलैंड वाला पोर्शन, वेस्ट इंग्लैंड वाला पोर्शन और कनाडा, इसके अतिरिक्त यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। मतलब कैम्ब्रियन काल की ही वहाँ पर चट्टानें थी जो कि बाद में और डेवलप होती हैं। तो चट्टानों का निर्माण यानी माउंटेन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के भी कुछ एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं, यह यूरोप से प्राप्त होते हैं। यूरोप में कुछ वॉल्केनिक जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं, वो शुरू हो जाती हैं। तो स्वाभाविक है जब चट्टानें बनना शुरू होंगी, जब माउंटेन मेकिंग का प्रोसेस शुरू होगा तो नीचे से जो ज़मीन की अंदर की सतह है उसमें हलचल शुरू होगी और हलचल शुरू होगी तो निश्चित रूप से वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो है वो सक्रिय हो जाएंगी। ये हम यहाँ देखते हैं। और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जब सक्रिय होती हैं, मतलब उनका जब शुरुआत होता है, तो इससे भी तो माउंटेन्स बनते हैं, क्योंकि वॉल्केनिक जो माउंटेन्स होते हैं वो कैसे फार्म होते हैं, वो लावा के उद्गार से ही बनते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं। और इस समय की जो जलवायु थी वो एक समान थी, चारों ओर एक समान थी और गर्म थी, उसमें गर्मी थी। ये सब कुछ हम यहाँ देखते हैं। तो कैम्ब्रियन पीरियड को थोड़ा और नज़दीक से देख लीजिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पीरियड द सीज इनक्रोच्ड ऑन टू द लैंड एरिया। यहाँ पर जो समुद्र है इसे आप देख लीजिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पीरियड द सीज इनक्रोच्ड ऑन टू द लैंड एरिया, यानी जो लैंड एरिया था उस पर समुद्र आकर ओवरलैप कर लेता है, चढ़ जाता है। द ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक वर फार्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो सबसे पुरानी सेडिमेंट्री रॉक थी वो इसी पीरियड के दौरान बनती है, मतलब इसी समय के दौरान बनती है। और अपने देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विंध्याचल की जो रेंज है भारत में, वो इसी पीरियड के दौरान जनरेट होती है, उनका फार्मेशन होता है।
और कैम्ब्रियन रॉक्स वर फार्म इन वेल्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब ये मिलती कहाँ पर है? अपने देश की तो हमने बात कर ली कि विंध्याचल वाली जो श्रेणी है, जो सीरीज है, पूरी रेंजेस है, वो इसी समय जनरेट हुई है अपने इंडिया में। लेकिन पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ का वेल्स, और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट स्कॉटलैंड वाले एरिया में, इसके अलावा वेस्ट इंग्लैंड में, कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट में, यहाँ जो कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं, जो कैम्ब्रियन रॉक्स हैं, वो दिखाई देती हैं। यहाँ पर इनके बनने का प्रोसेस शुरू होता है। ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो गई रहती है, डेवलपमेंट तो एक सीरियल वाइज ही होगा, लेकिन इनकी शुरुआत हो जाती है। इनके बनने का जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और आपने देखा कि यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी यूरोप में, तो इस वजह से भी इनमें तेजी आती है। मतलब पर्वत निर्माणकारी जो गतिविधियाँ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ पर सामने आने लगती हैं। हालांकि अभी उनका स्पष्ट रूप हम नहीं देखते हैं, उनको स्पष्ट तौर पर हम देखेंगे अगले वाले पीरियड में, जिसे हम कहते हैं आर्डोविसियन। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, फ्लोरा एंड फौना ऑरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। फ्लोरा और फौना ये दोनों ही अर्थ पर दिखाई पड़ते हैं। और एल्गी ओरिजिनेटेड इन द सीज। जो एल्गी है वह कहाँ पर दिखाई देती है? ये सीज में जनरेट होती है, मतलब इसका प्रोडक्शन होता है। तो समुद्र में एल्गी का विकास होता है और इसके अलावा अर्थ पर फ्लोरा और फौना दोनों की उपस्थिति देखी जाती है। यानी वनस्पतियां भी दिखाई देती हैं और जीव भी दिखाई देते हैं। यह बात स्थल खंड की नहीं की जा रही है। जो जमीनी टुकड़ा था, लैंड एरिया, वहाँ पर बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं पाई गई, मतलब लाइफलेस रहा वो। बाद में वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो ये सब समुद्री जल की ही बात की जा रही है। और इसके अलावा जो एल्गीज है उनका भी फार्मेशन सीज में होता है। यह सब कुछ होता है कैम्ब्रियन पीरियड में। तो इसमें हमने देखा कि पहली बार इस पीरियड में जो समुद्र है वो धीरे धीरे अब जो लैंड एरिया है उस पर आकर ओवरलैपिंग करने लगता है। इसके अलावा जितनी भी पुरानी या सबसे पुरानी वाली जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी, यानी अवसादी चट्टानें थी, वह इसी समय में बनती हैं। तो इस समय में बन रही है, इसका मतलब क्या है? इस समय की जितनी भी चट्टानें हैं उनमें फॉसिल्स पाए जाएंगे, जीवाश्म पाए जाएंगे, क्योंकि जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनमें लेयर्स होती हैं। तो लेयर्स के अंदर जो पुराने मरे हुए जीव जंतु या वनस्पतियां हैं वो दफन होंगे। इस प्रकार से फॉसिल्स बनेंगे। अब अपने देश में अगर हमने देखा तो यहाँ पर विंध्याचल रेंजेस हैं। जो विंध्याचल की रेंजेस हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं और वो कैम्ब्रियन पीरियड की ही हैं। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो वेल्स में पाई गई। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट स्कॉटलैंड वाला एरिया था, वहाँ पाई गई। वेस्ट इंग्लैंड में पाई गई, कनाडा में पाई गई और यूनाइटेड स्टेट में पाई गई। मतलब ये कैम्ब्रियन काल की चट्टानों की बात हो रही है। तो कैम्ब्रियन रॉक्स, इनका फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है? ये वेल्स में होता है, जो कि ब्रिटेन का हिस्सा है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट स्कॉटलैंड में होता है, वेस्ट इंग्लैंड में होता है, कनाडा और जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पर होता है। फ्लोरा और फौना, इनका जो जनरेशन है, इनका जो फॉर्मेशन है वो अर्थ पर होने लगता है। और जो सीज है उनमें एल्गी का भी डेवलपमेंट होता है। इतनी सारी चीज़ें हमें कैम्ब्रियन पीरियड में देखने के लिए मिलती हैं। अब जो अगला वाला है वो है आर्डोविसियन। आर्डोविसियन में हम कुछ नई चीज़ों को देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो माउंटेन मेकिंग का प्रोसेस था, मतलब माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ थी, वो यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट हो जाती हैं, इसलिए उनको नाम दे दिया जाता है। तो सबसे पहले जो हमें दिखने वाली एक्टिविटी है उसका नाम है टैकोनियन। टैकोनियन नाम की जो माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी थी वो यहाँ स्पष्ट होती है और इसे हम साफ साफ देखते हैं ईस्ट अमेरिका में। इससे पहले हमने देखा था जो कैम्ब्रियन वाला हिस्सा था उसमें कि समुद्र धीरे धीरे अब जमीन पर चढ़ने लगता है, जमीन पर उसका ओवरलैपिंग होने शुरू हो जाती है और इस वजह से जो लैंड एरिया है वो पानी में डूबने लगता है। और ये क्रिया हमें दिखाई देती है जो नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पर आधा नॉर्थ अमेरिका पूरा डूब जाता है। समुद्र ने आधे नॉर्थ अमेरिका को खा लिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द एक्सपेंशन ऑफ दीज एज ड्रोन्ड हाफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो आधा हिस्सा था वो पूरी तरह से ड्रोन्ड हो जाता है, डूब जाता है। और जो ईस्ट अमेरिका था वहाँ पर जो टैकोनियन माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस था या एक्टिविटी थी वो शुरू हो जाती है। तो अमेरिका में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। इन दिस पीरियड द फ्लोरा एक्सपेंडेड एंड द क्रिएचर्स लिविंग इन द सी इमर्ज्ड बट द लैंड वाज स्टिल डिवाइड ऑफ फौना। लैंड एरिया अभी भी फौना से विहीन था, यानी यहाँ जीव नहीं पाए जाते थे, लेकिन वनस्पतियों का विकास अब तेजी से होने लगा और समुद्र में जो और जीव थे, तरह तरह की जो वेराइटीज़ थी वो बनने लगी। मतलब अभी समुद्र के अंदर तेजी से जीवन विकसित हो रहा है, लेकिन बाहरी एरिया जो लैंड एरिया है वो अभी भी खाली है। वहाँ पर सिर्फ पर्वत निर्माणकारी गतिविधियाँ हो रही हैं, यानी उठापटक चल रहा है और समुद्र के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट तो बाहर भी हो रहा था। जो माउंटेन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ही तो होता है, नई नई स्थलाकृतियाँ बनती हैं, नए नए पर्वत बनेंगे। उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर भी जीवन का विकास होगा। तो आर्डोविसियन पीरियड में हम यही सब देखते हैं। जो नॉर्थ अमेरिका था वो आधा से अधिक डूब जाता है
और जो ईस्ट अमेरिका है वहाँ पर टैकोनियन नाम की जो माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी है वो शुरू हो जाती है और फ्लोरा का पूरा अच्छी तरह से विकास होता है। इसके अलावा जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सीज में बढ़ने लगते हैं, मतलब उनके वेराइटीज़ में काफ़ी डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। लेकिन जो लैंड एरिया है वो अभी भी जितना भी जीवन या जीवित क्षेत्र है उससे विहीन रहता है, जीवों का यहाँ अभी भी उद्भव नहीं हुआ रहता है। ये सब कुछ हमने आर्डोविसियन में देखा और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में। यह जो आर्डोविसियन पीरियड है यह कब से कब तक का रहा, मतलब इसका जो पूरा टाइम पीरियड था वो कब से कब तक का था, तो इसको देख लीजिए। 50 करोड़ से लेकर, मतलब 50 करोड़ साल से पहले की बात की जा रही है, तो 50 करोड़ साल पहले इसका उद्भव होता है, मतलब ये पीरियड शुरू होता है और 44 करोड़ साल पहले ये खत्म हो जाता है। तो 50 में से 44 यानी 44 माइनस कर दीजिए, तो 50 उसमें से माइनस कर दिया 44, यानी पूरा 6 करोड़ साल पहले तक का, मतलब 6 करोड़ साल तक का ये पूरा टोटल रेंज रहा था। कहने का मतलब ये है कि आर्डोविशियन पीरियड जो है ये पूरा 6 करोड़ साल तक चला था। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम है, कैम्ब्रियन की तुलना में अगर हम देखें तो ये छोटा है। इस बीच में काफ़ी संक्षिप्त समय अवधि आती है, लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में बदलाव काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब बदलाव तेज़ गति से होने लगते हैं, काफ़ी हेर फेर होता है, जो तटवर्ती इलाके हैं उसमें भी, जो लैंड एरिया है उसमें भी, और ओशियन का जो वाटर है उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट होता है। जलवायु पूरी तरह से गर्म रहती है, जो आसपास का एटमॉस्फियर है वो गर्म रहता है, और लेकिन जो उसमें कटिबंध पाए जाते हैं, जलवायु में जो अलग अलग जोन्स पाए जाते हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं। ये हमने देखा। और सबसे बड़ी बात अभी तक यही ध्यान देनी है कि जो लैंड एरिया है वो पूरी तरह से लाइफलेस है, वहाँ पर फौना का पूरी तरह से अभाव है। ये हम ऑर्डोविसियन पीरियड को देख रहे थे। अगला जो हमारा पीरियड है वो है सिल्यूरियन। उसका आरंभ होता है 44 करोड़ साल पहले और वो 40 करोड़ साल पहले खत्म हो जाता है, यानी वो 4 करोड़ साल तक रहता है। वो इससे भी छोटा है, आर्डोविसियन से भी छोटा है सिल्यूरियन। उसका शुरुआत कब से होता है? 44 करोड़ साल पहले होता है, लगभग की बात की जा रही है, सब कुछ नियर अबाउट है। इसके अलावा 40 करोड़ साल पहले ये खत्म हो जाता है, तो कुल 4 करोड़ साल तक ये रहता है। लेकिन इस बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, मतलब जो समुद्र का तल है वहाँ से लेकर स्थल खंड तक काफ़ी उठापटक होती है, और जितनी भी माउंटेन मेकिंग एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। हालांकि जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर सक्रिय नहीं रहती हैं। इससे पहले वाले एरियाज़ में, मतलब जो पीरियड्स थे उसमें हमने देखा कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी उतनी ही तेज़ हो रही थी जितनी तेज़ जो माउंटेन मेकिंग एक्टिविटीज़ थी वो हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, माउंटेन मेकिंग का प्रोसेस तो होता है लेकिन जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर ठंडी हो जाती है। अब कुछ एरियाज़ में, मतलब कुछ जो यहाँ पर पोर्शन थे वहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाती है और कुछ में ठंडी पाई जाती है। यहाँ जलवायु में असमानता होती है। जो सिल्यूरियन है आप देखेंगे यहाँ जलवायु एक जैसी नहीं पाई जाती, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है, उसमें तेज़ी से बदलाव आते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इसमें हमने अलग अलग पीरियड्स को देखा। इन पीरियड्स में हमने सबसे लास्ट में देखा आर्डोविसियन को, और आर्डोविसियन में हमने ये देखा कि अभी तक स्थलखंड जो है वो जीवविहीन है। हालांकि जो समुद्री एरिया है वो स्थलखंड को काफ़ी परेशान कर रहा है, जो लैंड एरिया है उस पर ओवरलैपिंग कर रहा है, और इस वजह से एक बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही ये लेक्चर यही समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।